श्री नारायण बेनीवाल। प्रश्न संख्या 157। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1। जिला नागौर में विगत 2 वर्षों में कुल 66 आवेदन आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस हेतु प्राप्त हुए। 66। उक्त प्राप्त आवेदनों में से कितनों में आपने पूछा तो उक्त प्राप्त आवेदनों में से किसी भी आवेदक को लाइसेंस जारी नहीं किया गया। एक आवेदन निरस्त किया गया और बाकी 46 पुलिस अधीक्षक सीआईडी तहसीलदार वन विभाग से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर तथा 19 आवेदन जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय स्तर पर प्रक्रियाधीन होने के कारण विचाराधीन है। खंड 3। उक्त प्राप्त आवेदनों में से कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। हथियार लाइसेंस आयुध अधिनियम 1959 की धारा 13 और आयुध नियम 2016 के नियम 12 के तहत जारी किया जाता है। हथियार लाइसेंस जारी करने के मानदंडों का विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। हथियार लाइसेंस का आवेदन आयुध अधिनियम 1959 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत निरस्त किया गया है। हथियार लाइसेंस के आवेदन निरस्त करने के मापदंडों का विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि नागौर जिले में हथियारों के लाइसेंस की पेंडेंसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के जो कारण बताएं, क्या तहसीलदार, पुलिस, सीआईडी अन्य विभागों की जो रिपोर्ट है उसके लिए कोई निश्चित समय सीमा है अथवा नहीं? यदि है तो फिर रिपोर्ट समय पर नहीं भेजने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई का नियम बना है? और आप ऐसे मामलों में रिपोर्ट नहीं भेजने वाले ऑफिसरों की जिम्मेदारी कब तक तय करोगे? उसकी समय सीमा क्या है? देखिए, तहसीलदार से, पुलिस अधीक्षक से और वन विभाग से तथा सीआईडी से, इनसे जिलाधीश को प्राप्त करने की समय सीमा तो 30 डेज है। और 30 डेज के बाद में ये जो पेश कर देते हैं तो उसके बाद में फिर जिला कलेक्टर वो जो है या तो निरस्त करता है और या आवेदन देता है। एक बात। दूसरी बात, आपने पूछा कि साहब इसके निरस्त करने के मापदंड क्या हैं। निरस्त करने के मापदंड ये हैं कि किसी कारण से अगर वह आदमी अयोग्य समझा जाता है या विकृत चित्त का है या 21 साल से कम उम्र का है और आवेदक के विरुद्ध परशांति कायम करने या और सदाचार के लिए उसको पाबंद कर रखा है, आवेदक किसी अपराध में दोष सिद्ध कर दिया गया हो और फायर आर्म्स रखने के लिए मना कर दिया गया, विरुद्ध आपराधिक प्रकरण अगर उसके खिलाफ विचाराधीन है और मजिस्ट्रेट लोक शांति या लोक क्षेम के सुरक्षा के लिए अनुज्ञा पत्र जारी करने से इनकार करना आवश्यक समझता है तो उसको निरस्त कर दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो उत्तर मुझे भेजा मंत्री जी ने, उसमें ये जो आपका एक्ट है उसमें बिंदु संख्या 13 अनुज्ञप्तियों का अनुदान के पैरा 2 में लिखा है कि जहां निकटतम पुलिस थाने का बार साधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहां यदि अनुज्ञापक अपराधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात उस रिपोर्ट की ओर प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा। तो जब 2-2 साल हो गए और सर मंत्री जी पेंडिंग पड़े हैं, एक को भी आपने लाइसेंस नहीं दिए, तो क्या आप इसके लिए कोई अलग से कोई आदेश जारी रखने की मंशा रखते हैं? या तो उनको लाइसेंस दें और या फिर उनका खारिज करके उनको समय पे कोई दूसरा काम लगे। ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जिला कलेक्टर के पास जब भी अभिशंसा आ जाती है उसके बाद में निर्णय करना उसका अधिकार है। वो चाहे तो उसको निरस्त भी कर सकता है और चाहे तो लाइसेंस भी जारी कर सकता है, लेकिन उसके डिस्क्रेशन पर ये सब कुछ चीज़ें होती है। अगला प्रश्न माननीय अगला प्रश्न वासुदेव देवनानी। प्रश्न संख्या 158।
एक, प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न आदेश दिनांक 30/4/2015 में वर्णित मानदंडानुसार स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा किए जाने का प्रावधान है। आदेश की प्रति परिशिष्ट क पर संलग्न है। 2, आदेश दिनांक 30/4/2015 के अनुसार राजकीय विद्यालयों में पदों की स्वीकृति के मानदंड जारी किए गए हैं, जिसके आधार पर ही समीक्षा किए जाने का प्रावधान है। प्रथमतः उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षण सत्र 2015-16 में स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा की गई थी। तीसरा, जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा में 30/9/2022 के नामांकन के आधार पर स्टाफिंग पैटर्न के दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यालयों में विषयवार एवं पदवार बैक एंड पर गणना कर विश्लेषण किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय, मेरे छोटे छोटे 3 प्रश्न हैं। पहला, पूर्व में 30/4/15 के आधार पर जो स्टाफिंग पैटर्न लागू किया गया, जिसके कारण शैक्षिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई, क्या आज भी स्कूलों में उसी पैटर्न के अनुसार स्टाफ लगा हुआ है? यदि नहीं तो कितने स्कूलों में अगेंस्ट द पोस्ट अन्य विषयों के या अन्य ग्रेड के लगे हुए हैं? नंबर 1। दूसरा प्रश्न, जो स्कूल वर्तमान सरकार ने क्रमोन्नत किए, क्या वहाँ इसी पैटर्न के अनुसार ही स्टाफ नियुक्त हुआ है? क्या वहाँ जनरल विषयों के पद भी सृजित किए हैं? 2, आप कहें तो तीसरा भी आता हूँ, पूछ लो। बी कंफर्म टू द प्रश्न यू आर टॉकिंग। उसी के पूछ रहा हूँ, स्टाफ पैटर्न पे पूछ रहा हूँ। आप पूछो, आप इसमें मैंने पहला प्रश्न पूछा जो आपने शायद आपने पैटर्न के बारे में पूछा। आप डिटेल में जाएंगे तो कहाँ नहीं, स्टाफ पैटर्न का क्या लगा हुआ है तो पूछ सकता हूँ। आप प्लीज, मैं भी सुन रहा हूँ आपकी बात, आप पूछें। मेरा पहला प्रश्न यह है, सुन लिया माननीय मंत्री जी, पहला प्रश्न जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि 30/4/2015 के अनुसार राजकीय विद्यालयों में पदों की स्वीकृति स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार की जाती है और 2015-16 में स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा की गई और इसी को आधार मानकर जो है आगे 2017-18 में इसका स्टाफिंग पैटर्न तय करना था, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूं कि उस समय आपने इसको नहीं किया। हमने 2 बार वर्ष 2019 में और वर्ष 2021 में स्टाफिंग पैटर्न प्रारंभिक शिक्षा में किया, जिसके अंतर्गत 2019 में प्रारंभिक शिक्षा में 124 वरिष्ठ अध्यापक नामांकन के आधार पर, अध्यापक L2 1927 पद, L1 अध्यापक 5736 पद, शारीरिक शिक्षक ग्रेड सेकंड 2232 पद, कुल 10,019 पद अतिरिक्त सृजित किए। 2021 में आधार 2019 को रखा और इसमें माध्यमिक शिक्षा से संबंधित मामला है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि स्टाफिंग पैटर्न जो है उसकी प्रक्रिया 30/9/2022 के नामांकन के आधार पर प्रक्रियाधीन है और इस बीच में हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा में अब तक 1395 उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय, 4443 माध्यमिक से सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा 1194 उच्च प्राथमिक शाला से सीधे ही सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किए गए। इन क्रमोन्नत किए गए विद्यालयों में मानदंडानुसार 61,984 विभिन्न श्रेणी के पद स्वीकृत किए जा चुके हैं और वर्तमान में इनका जो प्रश्न है उसी पर मेरा अध्यक्ष महोदय प्रश्न ये है, क्या आज भी स्कूलों में उसी पैटर्न के अनुसार स्टाफ लगा हुआ है? यदि नहीं तो कितने स्कूलों में अगेंस्ट द पोस्ट अन्य विषयों के ग्रेड के लगे हुए हैं? पहला प्रश्न ये है। अगेंस्ट द पोस्ट वगैरह का इन्होंने कोई अध्यक्ष महोदय प्रश्न पूछा नहीं। मैंने जो स्कूल वर्षवार बता दिए कि कहाँ कितने पद स्वीकृत किए। 61,984 पद क्रिएट किए हैं हमने, जो स्कूल क्रमोन्नत किए हैं उनमें, और 30/9/22 से नामांकन के आधार पर हमारी प्रक्रियाधीन है। जो भी स्टाफ की नामांकन के आधार पर जरूरत होगी वहाँ पर हम स्टाफ प्रोवाइड करेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आज भी इसी स्टाफ पैटर्न के अनुसार स्कूल में स्टाफ लगा हुआ है या नहीं? इतना पूछ रहा हूं, और नहीं तो कितनों में नहीं लगा हुआ है? मैंने आपसे जैसा जिक्र किया, जो स्टाफिंग पैटर्न तय हो चुका है उसके अनुसार जैसे जैसे नए स्कूल क्रमोन्नत होते हैं, आप जानते हैं 9वीं में पहले 8वीं से 9वीं बनेगी, 9वीं से 10वीं आएगी, फिर 11वीं 12वीं आएगी। जैसे जैसे पोस्ट नामांकन और कालांश के आधार पर
जो स्टाफिंग पैटर्न तय किया गया है, हमने 30/9/22 से नामांकन के आधार पर प्रक्रिया शुरू कर दी है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग में काफ़ी पद भरे गए हैं और करीब 90,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। हम बराबर स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर टीचर्स का पदस्थापन कर देंगे। अगला प्रश्न। मैं ये पूछ नहीं रहा हूं, मैं जो पूछ रहा हूं कि अलग ढंग से लेके आए, अलग ढंग से लेके आए। मान सदेश आपके पास स्टैटिक्स है, अलग ढंग से ला, मैं लो करूंगा आप। मान सदेश रामलाल मीणा। अगला प्रश्न 159। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, नगर परिषद प्रतापगढ़ में स्थित बगवास सर्वेशुदा कच्ची बस्ती है, जबकि तिलक नगर कृषि औद्योगिक आबादी भूमि पर स्थित कॉलोनी है। बगवास कच्ची बस्ती में प्रशासन शहर के संघ अभियान के दौरान 2021 के अंतर्गत पट्टे हेतु कच्ची बस्ती के कुल 571 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका विवरण निम्नानुसार है। आबादी के प्राप्त हुए 89, जिसमें से प्रक्रियाधीन कुछ नहीं है। निरस्त किए गए 41 और जारी किए गए पट्टे 48। चारागाह भूमि में प्राप्त हुए 185 आवेदन, प्रक्रियाधीन है 185 और निरस्त कोई नहीं किया गया और पट्टा भी कोई जारी नहीं किया गया। रिको भूमि में 297 आवेदन प्राप्त हुए, प्रक्रियाधीन है 297, निरस्त कोई नहीं किया गया और पट्टा भी कोई जारी नहीं किया गया। आबादी भूमि पर निजी खातेदारी, नाला, सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि एवं एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर 41 आवेदन निरस्त किए गए हैं। राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह भूमि की किस्म परिवर्तित व रिको से एनओसी प्राप्त होने पर ही पट्टे जारी किए जा सकेंगे। तिलक नगर में प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 के अंतर्गत पट्टे हेतु कृषि भूमि रूपांतरण के पट्टे हेतु कुल 21 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनमें से 19 प्रकरण निस्तारित किए जा चुके हैं। शेष 2 प्रकरण आवेदक द्वारा राशि जमा नहीं कराने के कारण लंबित हैं। खंड 2, राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 के अंतर्गत उक्त को कच्ची बस्ती एवं कृषि भूमि में पट्टा जारी किए जाने की छूट प्रदान की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मंत्री जी की पूरी मेहरबानी मेरे पर है। चरागाह भूमि में 185 और रिकोब के 297 आवेदन जो प्रक्रियाधीन हैं, माननीय मंत्री महोदय ये कब तक पट्टे मिल जाएंगे? दूसरा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम पे ज़मीन आवंटित हो गई, लेकिन वहाँ मौके पे लोग बैठे हुए और वहाँ सड़क भी नहीं है, तो इनके पट्टे की कार्रवाई भी कराने की कृपा करें। राजस्व रिकॉर्ड में जो भूमि चारागाह के लिए दर्ज है जी, उसकी जब तक किस्म का परिवर्तन नहीं होगा तब तक वहाँ पर पट्टे नहीं मिलेंगे। हो गए साहब, इसलिए आवेदन है, इसलिए आवेदन जो है आपके लंबित है। वो हो गई साहब, नगर परिषद को समर्पित कर दी जमीन। मान सदेश प्रश्न उत्तर नहीं सुनना है। कर दीजिए। तो मुझे तो साहब मालूम नहीं है, आपको मालूम हो तो अब क्या करें। अब तो कृपा करके मेरी बहुत मेहरबानी, बैठो आप। मेहरबानी कह दिया उन्होंने, बैठो। अगला प्रश्न श्री अविनाश। प्रश्न संख्या 160। मंत्री जी, मुरारी जी। अध्यक्ष महोदय, क्रम संख्या 1 जी नहीं 2 जी नहीं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ वन भूमि का प्रत्यावर्तन अनुमत नहीं है। 3 बिंदु संख्या 2 के अनुसार। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्न खंड 1 का उत्तर दिया है जी नहीं, ये बिल्कुल गलत उत्तर है। सरवीणा जो गांव है वो 100 वर्षों से बसा हुआ उसी वन क्षेत्र में, स्वरूपा, खोड़नाल। गलत प्रश्न पे आपको पूरा अधिकार है। मैं एक निवेदन करता, ये जो उत्तर गलत मिला, मैं निवेदन करूं उसमें सरवीणा, स्वरूपा, खोड़नाल, राफा, दूधलेश्वर ऐसे गांव है जो 50-100 वर्षों से बसे हुए, उसकी किस्म जो है वन क्षेत्र है। क्या सरकार गलत उत्तर देने वाले अधिकारियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करने का विचार रखती है? दूसरा,
माननीय सभापति महोदय, जो खंड 2 में उत्तर दिया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत आवासीय परियोजना वन भूमि का परिवर्तन अनुमत नहीं है, क्या सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत उसमें ऐसा क्लोज है क्या कि जिसमें वन क्षेत्र की जमीन के बराबर जो आवासीय जो गांव बसे हुए हैं उनको अल्टरनेट के तौर पर दूसरी जमीन क्षतिपूर्ति के माध्यम से करके जो गांव बसे हुए हैं वहां उनके आवासीय ये परिवर्तन कर सकते हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, पहले तो हमारा जो विभाग का उत्तर है बिल्कुल ठीक है। आपके विधानसभा क्षेत्र में, ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में वन मंडल अजमेर के अंतर्गत रेंज ब्यावर के अधीन आने वाले वन भूमि पर कोई गांव बसा हुआ नहीं है, किंतु काफी वर्षों से नगर परिषद ब्यावर के वार्ड संख्या 57 में इंदिरा कॉलोनी मसूदा रोड पर वन विभाग की भूमि में बसी हुई है। इसके अलावा कोई गांव हमारी जानकारी में और विभाग की जानकारी में नहीं है। दूसरा आपने जो पूछा है, कि इसमें क्या ऐसे संशोधन करने का विचार रखते, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा। क्लियर कट भारत सरकार की जो उसमें क्लियर कट ये बताया हुआ है कि जो गाइडलाइन में आवासीय के लिए रेजिडेंशियल, मैं पढ़ के सुना तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट एंटर एनी प्रपोजल फॉर डाइवर्सन of the forest land for constant of residential और डिवेलिंग हाउसेज, मतलब आवासीय के लिए क्लियर कट लिखा हुआ कि इनके लिए नहीं तो क्षतिपूर्ति से कर सकते हैं, नहीं वैसे कर सकते, वो और अन्य जो योजना है उनके लिए जरूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न। मैं तो ये कह रहा हूं जिन्होंने गलत उत्तर दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं नहीं करूंगा, गलत मैंने अलाउ किया आपको, गलत बात है, आपको अधिकार है गलत प्रश्न लेकर आओ, क्या तकलीफ है। अगला प्रश्न बलबीर सिंह लूथरा। प्रश्न संख्या 161। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 वर्ष 2019 के बाद दिसंबर 2022 तक सरकार द्वारा अभियाना ब्याज पर छूट नहीं दी गई है। खंड 2 वर्तमान में अभियाना ब्याज पर छूट दिए जाने का कोई विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आईजीएनपी में सरकार सिंचाई अभियाना ले रही है, दूसरी तरफ खरीफ फसल के दौरान बड़ी नहरबंदी ले ली जाती है, 70 दिन की नहरबंदी ली जाती है साहब, और किसान के खेत में लगभग 90 दिन बाद पानी आता है। तो जो किसान अपने ट्यूबवेलों से बिजांत करते हैं, अपने खर्चे से बिजांत करते हैं, उनसे आप आबियाना भी वसूल कर रहे हो और ब्याज भी वसूल कर रहे हो। तो ये आबियाना और प्लस ब्याज छूट होना चाहिए, आप छूट करने का विचार रखते हो या नहीं? मना कर दिया ना। अगला प्रश्न श्री गोपीचंद मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं। खंड 2 भीलवाड़ा जिले में भीलवाड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा विगत 5 वर्षों में निम्नानुसार कृषकों को अल्पकालीन फसली ऋण किया गया है। वर्ष 17-18 1,02,807, 18-19 17,911, 19-20 1,42,, 20-21 1,21,221, 21-22 1,27,616। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी ने परिशिष्ट 1 पर प्रश्न के जवाब में उत्तर दिया जी नहीं। मेरा प्रश्न है, सिर्फ भीलवाड़ा जिले में अल्पकालीन फसली ऋण में 19,799 किसानों को डिफाल्टर घोषित किया है, उनमें से 18,273 को ऋण दिया गया, शेष किसानों को ऋण कब तक दिया जाएगा? माननीय दूसरा प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार 1.5 लाख के बजाय 3 लाख अल्पकालीन ऋण किसानों को देने का विचार रखती है और पोर्टल को लगातार खोलने का विचार रखती है। 19-20 में जो डिफाल्टर किसान थे, ऐसे किसानों को ऋण नहीं दिया गया था। आज की तारीख में 11/8/20 से आदेश कर दिए हैं। जिन किसानों ने अपना ऋण पूर्ण जमा करा दिया ब्याज में के डिफाल्टर ने, सभी किसानों को राजस्थान में ऋण दिया जाए, कोई किसान बाकी नहीं है। और 1.5 लाख से ऊपर
ऋण देने का जो दूसरा प्रश्न पूछा है, 1.5 लाख से ज़्यादा देने का प्रावधान ही नहीं है। अगला प्रश्न प्रताप लाल बिल। प्रश्न संख्या 163। अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, वर्ष 2022 में जिला उदयपुर में अतिवृष्टि से हुई बाढ़ से तहसील सलूम्बर एवं झल्लारा में फसल खराबा हुआ है। खंड 2, खरीफ फसल सम्मत 2079 वर्ष 2022 की गिरदावरी करवाई जा चुकी है। वर्ष 2022 में तहसील सलूम्बर एवं झल्लारा में 33% एवं इससे अधिक फसल खराबा वाले प्रभावित पात्र कृषकों को SDRF नॉर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान देय है, जिसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उदयपुर जिले में आपने सलूम्बर व जल्लारा में फसल खराबा बताया है, जिले की बाकी तहसीलों की क्या स्थिति है? दूसरा है, सलूम्बर जल्लारा में फसल खराबा हुआ है तो कितने किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, संख्या बताएं, जिस पर कितनी राशि व्यय होगी? बाकी SDRF में क्या क्या नॉर्म्स है? अध्यक्ष महोदय, खरीफ फसल सम्मत 2079 में उदयपुर जिले की तहसील सलूम्बर एवं झल्लारा तहसीलों में फसल खराबा 33% से अधिक प्रभावित काश्तकारों की कुल संख्या 52,631 है। उक्त तहसीलों में प्रभावित काश्तकारों के डाटा DMIS पोर्टल पर अपलोड करने हेतु तहसीलदारों को पाबंद कर दिया गया है। पोर्टल इनका खोल दिया गया है और उदयपुर में ये 2 ही तहसील है। और जहाँ तक नियम की बात है, सिंचित क्षेत्र में 17,000 और असिंचित में 8,500 का फसल का खराबे के तहत नियम के जो DRMs का नॉलेज है, अपने जो भी इसका है अपने सिस्टम है, उसके तहत असिंचित को 8,500 और सिंचित को 17,000 के तहत मुआवजा दिया जाएगा। मेरा निवेदन ये था कि एक ये जो दिशा निर्देश है वो कब जारी हुए थे और कितने दिन में इनको मुआवजा दिया जाएगा? संख्या बता दी। मान अगला प्रश्न श्रीमती इंदिरा देवी। अगला प्रश्न श्री कैलाश चंद जी मेघवाल। प्रश्न नंबर 165। एक, जी हाँ, प्रदेश में स्टार्टअप्स के प्रोत्साहन हेतु राजीव फंड की स्थापना की गई है। यह एक समेकित कंसोलिडेटेड फंड है जिसके द्वारा प्रदेश के स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाता है। जिला भीलवाड़ा से iStart पोर्टल पर अब तक 21 स्टार्टअप्स पंजीकृत हैं, जिनमें से 2 स्टार्टअप्स द्वारा वित्तीय सहायता हेतु आवेदन किया गया है। इन 2 स्टार्टअप को राशि रुपया 6,20,000 की वित्तीय सहायता विभाग द्वारा दी गई है, जो निम्नानुसार है। वित्तीय वर्ष 2021-22 स्टार्टअप का नाम प्रीप्योंग वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा। वित्तीय सहायता का प्रकार विपणन सहायता, मार्केटिंग असिस्टेंस। अनुमोदित राशि रुपया 5 लाख। वितरण डिस्बर्समेंट दिनांक 21/8/2021। वित्तीय वर्ष 2022-23 स्टार्टअप का नाम एक्सपेवेंशियल पावर प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा। वित्तीय सहायता का प्रकार निर्वहन भत्ता, सस्टेनेंस अलाउंस। अनुमोदित राशि 1,20,000। वितरण दिनांक 25/5/2022। वितरित राशि 80,000। दिसंबर 1 जनवरी की किस्त रुपया 20,000 प्रक्रियाधीन है। तो जिला भीलवाड़ा से iStart पोर्टल पर 21 पंजीकृत वो का वो उत्तर है। स्टार्टअप्स में से 2 स्टार्टअप्स द्वारा वित्तीय सहायता हेतु आवेदन किया गया है। इन 2 स्टार्टअप को कुल राशि रुपये 6,20,000 की वित्तीय सहायता विभाग द्वारा दी गई है, जो निम्नानुसार है। स्टार्टअप का नाम प्रीप्योंग वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा। वित्तीय सहायता का प्रकार विपणन सहायता, मार्केटिंग असिस्टेंस। अनुमोदित राशि 5 लाख। वितरण डिस्बर्समेंट दिनांक 21/8/2021। स्टार्टअप का नाम एक्सपेवेंशियल पावर प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा। वित्तीय सहायता का प्रकार निर्वहन भत्ता। अनुमोदित राशि रुपया 1,20,000। वितरण दिनांक 25/5/2022। वितरित राशि रुपया 80,000। विद इन ब्रैकेट दिसंबर एवं जनवरी की किस्त रुपया 20,000 प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय,
मेरा प्रश्न करने का एक उद्देश्य था कि जो एक योजना है तो बहुत ही धीरे चल रही है, इसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो। और ये आपको अगर मैं ये पूछूं कि राजस्थान में 22-23 में कितना पैसा था इस फंड में और कितना खर्च हुआ और उसमें भीलवाड़ा को कितना अलॉट हुआ और कितना खर्च हुआ, ये कम खर्च होने के कारण आप बता दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ। अध्यक्ष महोदय, राजीव फंड में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 291 लाख रुपए खर्च किए। 2021-22 में 26 करोड़ 18 लाख 36 हजार रुपये खर्च किए, 171 व्यक्ति लाभान्वित हुए। और 22-23 में 156 व्यक्ति लाभान्वित हुए और इसमें 580.10 लाख यानी 5 करोड़ 80 लाख 10 हजार रुपये वे हुए। जहाँ तक भीलवाड़ा का सवाल है, 21 व्यक्तियों ने स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन किया और 2 ही व्यक्तियों ने अप्लाई किया, जिनको मैंने आपको बता दी कि एक को 5 लाख और दूसरे को 1,20,000 मिला है। जो अप्लाई करेंगे उनको मिलेगा। अलॉट कितना हुआ मैंने आपसे? अलॉट का जो अप्लाई करेंगे धन, इसमें जो भी स्टार्टअप वाला अप्लाई करेगा उसका प्रोसीजर है। पहले वो आई स्टार्ट पोर्टल में सबसे पहले तो अप्लाई करेगा, तो 2 ही लोगों ने अप्लाई किए 21 में से। फिर उसकी अप्रूवल होगी, फिर उसकी रेटिंग होगी, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, और उसके बाद में कमेटी रेटिंग के बाद में उसकी फंडिंग करेगी। तो 2 ही व्यक्तियों ने अप्लाई किया है। आप 10, 20, 50 जो अप्लाई करेंगे एलिजिबल होंगे उन सबको इसका लाभ मिलेगा। 21 पेंडिंग पर पड़े अभी तक। अप्लाई भीलवाड़ा में 2 व्यक्तियों को दिया है, 21 प्रार्थना पत्र अभी भी पेंडिंग है। उसका कारण आप बता सकते हैं क्या? अप्लाई किया है? अभी अप्लाई नहीं किया है, उसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसके आगे नहीं बढ़े। आगे बढ़ेंगे तो उसको मिल जाएगा। अगला प्रश्न सुमित गोदारा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 166। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मान सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं। खंड 1 विभागीय पोर्टल के अनुसार उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय बीकानेर में दिनांक 12/2/2023 को 34,972 शिक्षित बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत हैं। जिला बीकानेर में शिक्षित बेरोजगारों का विधानसभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है। बीकानेर पूर्व पश्चिम 12,080, खाजूवाड़ा 3372, कोलायत 2998, लूणकंडसर 5413, नोखा 5892, श्री डूंगरगढ़ 5217, कुल 34,972। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र लूणकंडसर में 737 आवेदनकर्ता बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, जिनमें 224 महिला एवं 513 पुरुष लाभार्थी हैं तथा 158 पत्र आवेदन जांच उपरांत योजनांतर्गत एक समय में 2 लाख आशार्थियों को लाभान्वित की सीमा निर्धारण होने के कारण लंबित हैं, जिनमें 54 महिलाएं 104 पुरुष आशार्थी हैं। जांच हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय जी से पूछना चाहूँगा, क्या सरकार RSLDC ट्रेनिंग सेंटर जो वर्तमान में सिर्फ जिला मुख्यालय पर हैं, उनको ब्लॉक मुख्यालय पर खोलने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, व नहीं तो क्यों? और दूसरा प्रश्न, क्या सरकार जो बेरोजगारी भत्ता 4 से 4,500 हज़ार इंटर्नशिप राशि में दी जा रही है 4 घंटे कार्य के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कृषि योजनाओं के कारण गांव में मजदूर भी 1,000 रुपये में मिल रहे हैं, तो क्या सरकार मुख्यमंत्री बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने का विचार रखते हुए ऐसे बेरोजगार जिन्होंने इंटर्नशिप करी है उनको सरकारी नौकरियों में 5 से 10% आरक्षण करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, व नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 सवाल माननीय विधायक जी ने पूछा। पहला कि RSLDC के ब्लॉक स्तर पर कब तक सेंटर्स खुल जाएंगे। RSLDC की एक प्रक्रिया है कि ट्रेनिंग पार्टनर अप्लाई करते हैं, हमारी योजनाएं तय हैं, उन योजनाओं के अंदर ट्रेनिंग पार्टनर्स अप्लाई करते हैं कि हमको फलाने जिले फलाने ब्लॉक के अंदर सेंटर्स एस्टेब्लिश करने हैं। हम उनकी EOI जारी करके उनको सेंटर्स की परमिशन दे देते हैं। तो जो भी किसी भी ब्लॉक पर हमारी EOI इस महीने वापस अगले 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए EOI जल्दी जारी होने वाली है। उसमें जो ब्लॉक के लिए किसी भी ब्लॉक के लिए कोई अप्लाई करेगा उनको सबको हर ब्लॉक के ऊपर जहां भी अप्लाई होगा वहां पर हम सेंटर्स चालू करेंगे। पहला जवाब। दूसरा, आपने कहा कि जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं और इंटर्नशिप भी कर रहे हैं
उस इंटर्नशिप के बाद में क्या सरकारी इसमें जॉब्स के अंदर उनको कोई प्रायोरिटी मिलेगी? अभी तक ऐसे कोई योजना प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि वो तो सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें वो अपीयर करें और उनके लिए खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़त की बात की, उसमें माननीय सदस्य प्लीज। अगला प्रश्न श्रीमती प्रीति गजेंद्र सक्तावत। प्रश्न संख्या 167। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, प्रदेश के विद्युत निगमों में विद्युत भार को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकता अनुसार नए 132/33 केवी जीएसएस, 33/11 केवी सब स्टेशन एवं 33 केवी लाइन स्वीकृत किए जाते हैं। पहाड़ी एवं पिछड़े क्षेत्र में भी नए जीएसएस सब स्टेशन एवं 33 केवी लाइन स्वीकृत करने हेतु अन्य क्षेत्रों की तरह समान प्रावधान है। खंड 2, वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर में स्थापित 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन, 33/11 केवी सब स्टेशन एवं 33 केवी लाइन की क्षमता विद्युत भार के अनुरूप है एवं उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। भविष्य में विद्युत भार को देखते हुए उक्त विधानसभा क्षेत्र में नया 33/11 केवी सब स्टेशन बांसड़ा मई 33 केवी लाइन को स्वीकृत किया गया है। उक्त सब स्टेशन का कार्य RDSS स्कीम के तहत किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में उक्त विधानसभा क्षेत्र में नया 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में विद्युत सुधार हेतु प्रस्तावित क्रम संख्या 2 में 33/11 केवी सबस्टेशन बांसड़ा स्वीकृत किया गया है। इसका कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? साथ ही मैं ये जानना चाहती हूँ कि गत 2 माह में कितने किसान भाइयों का बिल शून्य हुआ है और कितनों को योजना का लाभ मिला? 2 पार्ट मत करो, एक ही पार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर के अंतर्गत RDSS योजना फेज प्रथम के अंतर्गत 33/11 केवी सब स्टेशन बांसड़ा के निर्माण हेतु वर्तमान में कार्यादेश प्रक्रियाधीन है, जिसका निर्माण कार्य लगभग 30 नवंबर 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्ष्य है। खंड 2, वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 13,235 सामान्य ग्रामीण कृषि उपभोक्ता हैं, जिनमें से जनवरी 2023 तक 12,759 उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से लाभान्वित किया गया है, जो कुल उपभोक्ताओं का 96.40% है। कुल लाभान्वित कृषि उपभोक्ताओं में से 12,245 यानी 95.97% कृषि उपभोक्ताओं का शून्य राशि का विद्युत बिल जारी किया गया तथा अनुदानित राशि 9.7 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न जोराराम कुमावत। प्रश्न संख्या 168। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर के कस्बा तकतगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय वर्ष 2021 में स्वीकृत किया गया आदेश की प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। वर्तमान में उक्त महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, इतिहास व समाजशास्त्र विषय संचालित हैं। उक्त महाविद्यालय में सत्र 2022-23 में 246 छात्राएं अध्ययनरत हैं। खंड 2, राजकीय कन्या महाविद्यालय तकतगढ़ में शैक्षणिक व अशैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत व भरे हुए पदों के विवरण क्रम से परिशिष्ट 2 व 3 पर संलग्न है। नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासमय रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। खंड 3, जी हाँ, राजकीय कन्या महाविद्यालय तकतगढ़ के भवन निर्माण हेतु आदेश दिनांक 5/3/2022 द्वारा भूमि आवंटित की जाकर आदेश दिनांक 17/5/2022 द्वारा राशि ₹4.5 करोड़ का बजट स्वीकृत किया जा चुका है।
आदेशों की प्रति क्रमशः परिशिष्ट 4 व 5 पर संलग्न है। वर्तमान में उक्त महाविद्यालय के भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न है, तखतगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय स्वीकृत हुई जिसमें एक विषय कला वर्ग खोला है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आज भी बच्चियां जैसे दूर दराज की कॉलेज में जा रही है, तो क्या सरकार विज्ञान व वाणिज्य विषय खोलने का विचार रखती है? मेरा दूसरा प्रश्न, वहाँ कन्या विद्यालय में शैक्षणिक 10 पद स्वीकृत है और अशैक्षणिक 11 पद स्वीकृत है। कन्या विद्यालय खोले 20 महीने हो गए, लेकिन मंत्री जी ने उत्तर दिया है नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथा समय रिक्त पदों को भरा जाएगा। ये कब चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे और कब ये पद भरे जाएंगे? नए विषय क्यों खुलवा रहे हो आप? वो भी करना पड़ेगा ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ जो है 10 पद जो है शैक्षणिक और 11 पद अशैक्षणिक है। जो नोडल विद्यालय महाविद्यालय बाली के गवर्नेंस में चल रहे हैं और 6 पद जो अभी वहाँ पे भरे हुए हैं, और जिसमें इंग्लिश में जो है कुल 4 हमारे पास वहाँ छात्राएं हैं। और जो आपने कहा कि जो दूसरे सब्जेक्ट आपने मांगे हैं वो गुण और अवगुण को देखते हुए, छात्रों की संख्या का देखते हुए उनके ऊपर विचार करके आगे खोलने का प्रयास करें। माननीय मंत्री जी, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पर पूरे के पूरा स्टाफ है। जहाँ हमने कॉलेज खोल दिए वहाँ स्टाफ अभी नहीं है। सरकार को माननीय सदस्य, आप भी बोल दो फिर मैं बैठ जाऊँ। माननीय मंत्री जी, विभाग को इस बारे में रिव्यू करना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में यदि पोस्ट खाली हो तो वहाँ पर रिटायर आदमी मिल जाएगा, लेकिन जो गांव में नए कॉलेज खोले हैं वहाँ कम से कम स्थायी जो आपके लेक्चरर हैं उनका ट्रांसफर कर वहाँ एजुकेशन को रेगुलर करें, जिससे बच्चों की एजुकेशन ठीक हो सके। क्योंकि कॉलेज हम खोलने से माँ बाप को इच्छा होती है कि मेरे बच्चों को यहीं पढ़ाऊँ, और पढ़ाने के बाद ये फैकल्टी वहाँ नहीं मिलती है तो उसमें बच्चों को नुकसान होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन है कि आप विभाग एक बार बैठकर जो आपके स्थायी जितना भी मेन पावर अवेलेबल है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करें, और जो नए कॉलेज खुले वहाँ कम से कम स्थायी अध्यापक हो और विद्या संबल जो भी लगाना वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर लगाएं, जिससे दोनों व्यवस्था ठीक ढंग से हो जाए। इस बारे में जरूर चिंता करें और व्यवस्था करें। निश्चित तौर पे। अगला प्रश्न श्रीकांति प्रसाद, प्रश्न संख्या 169। एक जी नहीं, वर्तमान में उपखंड मुख्यालय थानागाजी में मिनी सचिवालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 2, उपखंड मुख्यालय थानागाजी में मिनी सचिवालय की तर्ज पर एक ही जगह विभिन्न राजकीय विभागों यथा तहसील कार्यालय / उपखंड कार्यालय / उप अधीक्षक पुलिस / ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदि के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की प्रक्रिया चल रही है। जी नहीं, उपखंड मुख्यालय थानागाजी पर मिनी सचिवालय खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होने के कारण भवन निर्माण हेतु बजट में वित्तीय प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी जानना चाहूँगा कि आपने मिनी सचिवालय की तर्ज पे सभी विभागों के कार्यालयों के लिए ज़मीन तो अलॉटमेंट कर दी। एक तो इनकाल कब तक खुलेंगे, कब तक रिकॉर्ड में चढ़ेगी? दूसरा मेरा निवेदन ये है अध्यक्ष महोदय, थानागाजी में जितने भी कार्यालय चल रहे हो स्टेट टाइम की बिल्डिंगों में हैं, कल को कोई हादसा हो जाएगा, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी वो ज़मीनें उतना करके और वहाँ भवन बनवाएं ताकि कोई हादसा होने से बचे। मेरा आपसे निवेदन है। अभी अध्यक्ष महोदय, अभी तो वर्तमान में कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है, आगे जब भी कोई वित्तीय प्रावधान होगा तो विचार किया जाएगा। अगला प्रश्न अमृतलाल मीणा, प्रश्न संख्या 170। एक जी हाँ, पुरानी विधानसभा भवन जयपुर में विश्व स्तरीय धरोहर संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा में की गई थी। विश्व स्तरीय धरोहर संग्रहालय बनाए जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा राशि रुपये 96.90 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति के साथ ही प्रथम चरण के कार्य के लिए वित्तीय वर्ष
2022-23 के लिए राशि रुपये 34.22 करोड़ की सहमति प्रदान की है? जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राशि रुपये 34.22 करोड़ की सहमति के पेटे सर्वप्रथम राशि रुपये 14 करोड़ 23 लाख पर्यटन विकास कोष से स्वीकृति जारी की गई है। दिनांक 25/11/2022 से प्रोजेक्ट के प्रथम चरण का कार्य प्रगति पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि 19-20 के बजट घोषणा का विश्व स्तरीय धरोहर संग्रहालय का कार्य प्रारंभ क्यों नहीं हुआ? कारण सहित बताएं, क्योंकि 4 साल हो गए और अभी तक शुरू नहीं हुआ। बजट भी सहमति हुई है, अभी खर्च एक भी नहीं हुआ है। आप ये दर्शा रहे हैं कि बजट की सहमति हुई। प्रश्न पूछो आप। मैं तो ये कह रहा हूँ काम क्यों नहीं शुरू हुआ? ठीक, माननीय मंत्री जी। आम अध्यक्ष महोदय, शुरू हो चुका है। प्रथम चरण का काम जून 2023 से पहले पूरा हो जाएगा और द्वितीय चरण की भी डीपीआर तैयार कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। द्वितीय चरण का कार्य अप्रैल 23 से शुरू कर मई 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। मैं माननीय सदस्य को ये भी बताना चाहता हूँ, ये प्रोजेक्ट अभी का नहीं है। वर्ष 2008-09 के बजट में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय की घोषणा की गई थी और उस समय आपकी सरकार थी। आपने 30/1/2008 को मेसर्स लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज कनाडा की डीपीआर तैयार किए जाने हेतु नियुक्त किया। 6/6/2011 को 45 करोड़ रुपए, जिसमें राज्य का 70% और केंद्र का 30% राशि स्वीकृति जारी की गई। आवंटित बजट 15 करोड़ रुपए। दिनांक 2/11/2011 को प्रथम चरण का कार्य प्रारंभ। राशि 17.54 करोड़ के कार्यादेश आमेर विकास प्राधिकरण और प्रबंध प्राधिकरण को आपने दिए। गए हुए 9 करोड़ 62 लाख 55 हजार और 1 करोड़ 17 लाख का भुगतान सलाहकार मेसर्स लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज कनाडा को दिया गया और मार्च जनवरी 2014 में उच्च स्तर से मौखिक आदेश निर्देशों की पालना में कार्य बंद कर दिया गया। तो ये बहुत पुराना काम है। हम तो जून तक प्रथम चरण पूरा कर देंगे और द्वितीय चरण अप्रैल 2023 से शुरू करके और 2024 की मई तक इसको पूरा कर देंगे। अगला प्रश्न राजेंद्र राठौड़। प्रश्न संख्या 172। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, जन घोषणा पत्र के बिंदु। माननीय सदस्य, ये जो बात कर रहे हैं प्लीज गलत बात। अपने समाराम जी साहब अपनी जगह बैठो, अपने स्थान पे। जन घोषणा पत्र के बिंदु संख्या 27.41 के तहत विधि आयोग के गठन की घोषणा की गई। वर्तमान प्रचलित कानूनों की समीक्षा एवं सरलीकरण के संबंध में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की अभिशंसा के अनुरूप एक समिति का गठन किए जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा राज्य में विधि आयोग के गठन की उपदेयता नहीं है। खंड 2, जी हाँ, विभिन्न विभागों से संबंधित अधिनियमों का परीक्षण किया जाकर अधिनियमों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। तत्संबंधित विधेयक शीघ्र विधानसभा के समक्ष विचारार्थ लाया जाएगा। खंड 3, जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी 2018 बनाई गई है, जिसमें मुकदमों को कम करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। समय समय पर राज्य सरकार द्वारा मेगा लोक अदालत लोक अदालत, एक तो मेगा लोक अदालत और एक लोक अदालत में प्रकरणों का निस्तारण भी कराया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय आपसे जानना चाहूँगा कि जन घोषणा पत्र, आपका नीति पत्र, उसकी घोषणा को बरकरार करके कैबिनेट सब कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो समिति गठन करने की बात कही आपने, वो निर्णय आपने कब लिया समिति गठन करने का? समिति का गठन कब हुआ और समिति के गठन में कौन कौन सदस्य बनाए गए? खंड 2 में आपने कहा प्रचलित कानून का सरलीकरण के लिए कानून की समीक्षा करना
आपने कहा कि इसके लिए आपने उन्हें समाप्त करने के लिए तत्समय विधेयक भी लाने की बात आपने कही। मैं निवेदन करना चाहूँगा कितने कानूनों का परीक्षण आपने कर लिया और उनके रिप्लेसमेंट बिल कितने लाने का फैसला आपने कर लिया और इसी सत्र में क्या कोई रिप्लेसमेंट बिल आप लेकर आएंगे? अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक आपने पूछा है कि मंत्रिमंडलीय उप समिति ने जो अभिशंसा की, देखिए 5/9/2020 को मंत्रिमंडलीय समिति की 7वीं बैठक में ये फैसला हुआ कि किसी सेवानिवृत्त वित्त सचिव को जो है इसका अध्यक्ष बना दिया जाए और उनसे इसकी समीक्षा करवाई जाए। कानूनों की समीक्षा करना और पेचीदगियाँ किस प्रकार से दूर हो सकती है उसके सुझाव देना, ये समिति का काम था। लेकिन उसके बाद में विचार बदल गया। समिति ने फिर जो है ये अभिशंसा प्रशासनिक विभाग से कर दी कि साहब इसको सेवानिवृत्त के बजाय विशिष्ट शासन सचिव ड्राफ्टिंग की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी जावे और वो जो है इस सारे मामले को देखे। तो कमेटी बनी प्रशासनिक आयोग से, प्रशासनिक रिफॉर्म से। विशिष्ट शासन सचिव विधि इसके अध्यक्ष होंगे, उप सचिव विधि संहिताकरण विभाग ये इसके सदस्य होंगे और सेवानिवृत्त उप सचिव इस तरह का एक अधिकारी जो है वो इसका, ये 3 आदमियों की कमेटी बनी है। अब 3 आदमियों की कमेटी बनी, उस पर जो है जो आपने कहा ना कि ये फैसला कब हुआ, ये 21/12/2020 को ये फैसला हुआ और फैसले के तहत में ये समिति का गठन हो गया। और गठन समिति ने, अब आपने पूछा कि साहब क्या किया, तो समिति ने अपनी बैठकें करी लगातार और लगातार करके जो है कुल 650 जो विद्यमान कानून हैं उनमें से 296 कानूनों को जो है उनकी पहचान कर ली गई और उनको पहचान करके ये तय कर लिया, ये फैसला किया गया कि साहब इनको अगर ये स्टैच्यू बुक से हटा करके इसको ये रिपील की जा सकती है। लेकिन प्रशासनिक विभागों के द्वारा कुल मिलाकर के 133 कानूनों को निरसित करने का ही अनुमोदन किया गया है। तो 133 का बिल जो है बाकायदा विधानसभा सत्र में लाया जा रहा है। मैंने आपसे एक पूछा था कि आपने ये जो प्रचलित अप्रासंगिक कानून है उन्हें समाप्त करने का भी मेरे खंड 2 में मैंने पूछा, आपने कहा जी हमने इसमें निर्णय लिया है। इसमें आपने कहा कि हमने जो आपकी पॉलिसी है उस पॉलिसी के अनुसार लिटिगेशन के लिए पॉलिसी बनी हुई है और इसमें ये परीक्षण आपने कितनों का कर लिया? अप्रासंगिक कानून राजस्थान में आज कितने विद्यमान है? क्योंकि खंड 2 में आप कह रहे हैं कि उसके लिए आपने एक परीक्षण किया इसका। आप अपना खंड 2 का उत्तर पढ़ लीजिए। बता दिया 296 में 133 कानून तो खंड 1 में आ गया अध्यक्ष महोदय। खंड 2 दूसरा है प्रासंगिक कानूनों के बारे में है, उक्त को समाप्त करने का विचार रखते आपने कहा जी हाँ। तो कितनों का रखते हो आप? अप्रासंगिक कानून कितने हैं? 133 बता दिया ना बॉस। पहले बता चुका हूँ, एक फिर बता देता हूँ आपको। और ये आप आ जाओ। समिति ने पर्याप्त विचार विमर्श और संबंधित प्रशासनिक विभागों से बैठ के करने के पश्चात यह सिफारिश की कि राज्य में वर्तमान में जो 650 कानून अधिनियम जो विद्यमान है उनमें से 296 कानूनों की पहचान कर ली गई जिनको रिपील किया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, आपने पूछा कि साहब कितने कानून आए, तो 133 कानूनों की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है जिनको रिपील करने के लिए यहाँ पर बिल लाया जाएगा। आज तैयारी अच्छी नहीं है। अगला प्रश्न तीसरा आज तैयारी अच्छी नहीं है। अगला प्रश्न मनोज कुमार, प्रश्न संख्या 172। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी हाँ, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू से कृष्ण मृगों की बढ़ती संख्या के कारण इनको स्थानांतरण हेतु लील की बीड़ जिला चूरू, बीड़ झुंझुनू जिला झुंझुनू, जसवंतगढ़ जिला नागौर का चिन्हीकरण किया गया है। सेकंड, स्थानवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। 3, इन चिन्हित स्थानों में किसी भी स्थान में इको सेंसिटिव जोन नहीं बनाया जाएगा, अतः इन स्थानों के आसपास आवासीय, औद्योगिक
एवं खनन जैसी गतिविधियों पर प्रत्यक्ष से कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि इको सेंसिटिव जोन नहीं बनाया जाएगा, तो स्वतः ही 10 किलोमीटर की जो परिधि एरिया है वो इससे इफेक्ट हो जाएगा। उसमें कोई खनन कार्य, कोई सड़क और नहीं बन पाएगी। और जीता जागता उदाहरण है कि जो सुजानगढ़ से छापर के बीच में सड़क है, उस स्टेट टाइम की बनी हुई है, महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम की, जब बीकानेर जयपुर रास्ता होता था। उसको 2 साल पहले विभाग ने बंद कर दिया, मिट्टी डाल के, और उसमें खाई खोद दी, कोई नहीं आ जा सकता। सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की पिछले बजट में, और एक नई सड़क जो गांव से निकलती है उसको डेवलप करने के लिए, उसको भी जब टेंडर लगे तो टेंडर प्रक्रिया पर उन्होंने स्टे करा दिया वन विभाग ने, उसको भी नहीं बनने दे रहे। तो कैसे कह सकते हैं कि कोई भी इफेक्ट नहीं हो सकता। दूसरा जो क्षेत्र इन्होंने चुना है उसमें हालत यह है कि वहाँ पानी भरा रहता है। 2 तहसीलों का, सुजानगढ़ और जो लाडनू कस्बे का पानी भरा रहता है। उस पानी की क्या व्यवस्था होगी वहाँ? प्रश्न ये है कि जो इन्होंने कहा है हिरणों की संख्या बढ़ गई है, तो पिछले दशकों में कितनी बढ़ गई है वो संख्या बताएं। और दूसरा, जो हिरण वहाँ अगर आपने शिफ्ट कर दिए तो उनके वहाँ खाने की क्या व्यवस्था होगी, वो जिएंगे कैसे? क्योंकि जो इन्होंने बहुत इरेलेवेंट है। माननीय मंत्री जी, आप मैं समझ में आ गया। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, रेलेवेंट क्वेश्चन जवाब दे दें आप इनको। इनके कहने का सवाल है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उसमें जो पुरानी रोड थी वो भी फॉरेस्ट ने बंद कर दी। अब जो नया क्षेत्र बना रहे हैं उस क्षेत्र में इको जोन का जो सरकार का कॉन्सेप्ट है उसमें 10 किलोमीटर में कोई खनन नहीं हो सकेगा। तो इनकी कंसर्न एक में इसको कैसे रोकोगे आप? नहीं, एक और है कि जो इन्होंने सुजानगढ़ जसवंतगढ़ का जो एरिया चुना है उसमें पानी बढ़ता है, पानी सूख जाता है, तो उसमें एक तिनका भी घास नहीं है, एक तिनका भी। वहाँ खाएगा क्या हिरण? प्लीज और तीसरा प्रश्न है, आप बैठे, आप बैठे प्लीज। सुनना चाहते हैं, सुनने पर बोल लेना आप। अध्यक्ष महोदय, जिस रोड की आप बात कर रहे हैं वो रोड वन क्षेत्र में गुजर रही थी और हाईकोर्ट के दिशा निर्देश से उसको बंद किया गया था। दूसरा, आप बता रहे हैं उसमें इको सेंसिटिव जोन जहाँ होते हैं वहीं पर अन्य गतिविधियों पर रोक लगती है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इको सेंसिटिव जोन है नहीं, इसलिए अन्य गतिविधियों पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं रहेगी। अध्यक्ष महोदय, आपका कहने का मतलब है कि जो नया प्रपोज कर रहे हो, जहाँ ये कह रहे पानी भरा हुआ है, उस पानी भरने के कारण खनन कोई तकलीफ ही नहीं होगी, इसलिए उसको प्रपोज किया अपन ने। जो जगह अलग चिन्हित की गई हैं बाकायदा सर्वे करके, वो पहले से हमारे फॉरेस्ट एरिया में थे, और जो शिफ्ट कर रहे हैं वो भी हाई कोर्ट के आदेश से कर रहे हैं, और वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए तो बाकायदा सर्वे देख लिया गया कि वहाँ पर हिरणों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न कन्हैयालाल। अध्यक्ष महोदय, एक प्लीज बैठे आप। प्रश्न संख्या 177 आपकी बात को मंत्री से मिलकर बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र मालपुर में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत किरावल सागर और मलिकपुर बांधों एवं नहरों की मरम्मत हेतु कार्य स्वीकृति जारी की गई, जिसका विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। 5 बांधों और नहरों के मरम्मत हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति प्रक्रिया में है, विवरण परिशिष्ट ब पर है। वर्तमान में एनीकट मरम्मत हेतु कोई विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी पूछना चाह रहा हूं कि सन 2018 में बजट घोषणा के अंदर मेरे नमुक्या एनीकट और डूंगरी एनीकट की फाइनेंशियल और एडमिशन सैंक्शन निकल गई थी, और वर्क ऑर्डर भी उनका जारी होना था। बाकी सरकार बदलने के बाद उनको वर्क ऑर्डर नहीं देके आज ये 5 साल हो गए, अभी तक उनका कोई दोबारा टेंडर नहीं लगाया, दोबारा सैंक्शन नहीं निकली है। तो उसका सैंक्शन निकालने का आपका विचार है कि नहीं है? दूसरा, सन 2002 के अंदर जितने भी तालाब जिनकी क्षमता 300 हेक्टेयर से कम थी उनको ग्राम पंचायतों में ट्रांसफर कर दिया गया। आज उनकी 20 साल हो गए, उनकी स्थिति है कि वो बिल्कुल जीर्ण हो गए। ये पंचायती राज का माननीय मंत्री जी नहीं, उसमें प्रधानमंत्री कृषि उसमें इरिगेशन से प्रश्न नहीं है, पंचायत का, इसको पूछते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो एनीकट के बारे में जानकारी दी गई है, ये मैं विभाग से इसकी पूरी जानकारी लूँगा, और जानकारी लेकर अगर बजट में इसको स्वीकृत किया गया था तो आगे क्या कर सकते हैं इसके ऊपर विचार करेंगे। अगला प्रश्न श्री नारायण सिंह स्थगित प्रश्न है। श्री हमीर सिंह बायल। प्रश्न संख्या 175। माननीय साहब प्रश्न पूछें। माननीय मंत्री जी प्रश्न पूछने दें, प्रश्न पूछें आप।
माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 का जवाब में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 12/5/22 को परिपत्र जारी किया गया है। मेरा अध्यक्ष महोदय मंत्री जी से निवेदन है कि ये जो 12/5 को आदेश जारी किया, इसमें कॉलम नंबर 3 में दिया गया, क्या उसकी पालना हो रही है? क्या विधायकों के पत्र विकास कार्यों के लिए दिए जाते हैं, उनका जवाब ही नहीं दिया जाता है? सरकार क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है? शिलान्यास, लोकार्पण, उद्घाटन के कार्यक्रमों में विधायकों का नाम अनिवार्य है, परंतु कई जगह विभागों में इसकी पालना नहीं की जा रही है। मेरे पास इसकी प्रश्न पूछे, इसमें कोई कार्रवाई की जाएगी क्या? मंत्री जी से ये निवेदन। अध्यक्ष महोदय, 15/3/22 को आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी हुई, उसके बाद 12/5/22 को एक विस्तृत परिपत्र जारी किया गया, जो उत्तर में माननीय सदस्यों को हमने उपलब्ध करवा दिया है। और इस संबंध में 2021 में 20 शिकायतें आई, जिसमें 17 का निस्तारण हो गया माननीय सदस्यों का, 22 में आई, 13 का निस्तारण हो गया, 8 बाकी है। जो शेष है वो प्रक्रियाधीन है। जो शिकायतें आई है वो हमने 17 और 8 का निस्तारण कर दिया। माननीय सदस्य की कोई शिकायत नहीं है और इसमें अपने नियम भी बनाया है। हर जिले में नोडल अधिकारी है, शिलालेख के जो भी नियम जारी किए हैं, एमएलए लेड का होगा तो उसमें एमएलए का नाम अंकित होगा, एमपी का जहाँ लेड होगा वह एमपी का होगा। केंद्रित जो परिवर्तित योजनाएं है उसके अंदर एमपी और संबंधित विधायक और संबंधित वहाँ के मंत्री उनको सूचना देकर काम करेंगे। संबंधित विभाग नोडल अधिकारी होगा और इसके अंदर कोई भी अधिकारी बदमाशी करता है या लापरवाही बरतता है तो लास्ट में ये नियम है कि इनको माननीय सदस्य को 30 दिन में जवाब देना है और केंद्रीय जो मंत्री है या सांसद है उनको 15 दिन में जवाब देना है। और लास्ट में जो नियम अपना बनाया है उसमें यह है कि नियम 1971 के प्रावधानों को उल्लंघन कोई भी अधिकारी अगर मान लो लापरवाही बरतता है तो ये निर्देश दिए गए हैं कि जो निर्देशों की अवहेलना करेगा राजस्थान सिविल सेवाएं आचरण नियम 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा तथा दोषी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माननीय सदस्य यदि शिकायत करेंगे और इनकी कहीं भी अवहेलना हुई है तो उसके खिलाफ अगर शिकायत करेंगे तो जांच कराएंगे और यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ 1971 नियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। संतुष्ट है माननीय मंत्री जी? मैं बताता हूँ, प्रश्न मत लें आप। क्या अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है? एक 21 का जैसे मैंने आपको बताया कि निस्तारण हो गया, 22 का में से 8 का निस्तारण हो गया। इस संबंध में मैं जानकारी करूंगा, आपको उपलब्ध करवा दूंगा सर। माननीय मंत्री जी, आपने अच्छा कहा, लेकिन मेरे अध्यक्ष के पास बराबर शिकायतें आ रही है और ये शिकायतों से एक बार दोबारा आप प्रशासनिक अधिकारियों को फिर वापस जो आपने सर्कुलर बनाया उसकी पालना करने के लिए निर्देश दें। अगला प्रश्न, आपका आदेश मानते हुए सख्त कार्रवाई कराएंगे। रामनिवास गावड़िया। अगला प्रश्न श्री गिरधारी लाल। 177 मैं पूछ लेता हूँ। प्रश्न तो बोलो पहले। हाँ बोलिए सर। मैंने प्रश्न पूछो आप। 177 प्रश्न पूछ लो माननीय सदस्य। सीधा प्रश्न सर। अरे प्रश्न जो पूछना उत्तर मानना पड़ा वो माना। सरकार ठीक है सर, पड़ा हुआ मान लिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, ये नाम में दिया गया है। मैं डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो स्वीकृत खेल मैदान किए गए हैं 29 बताए गए हैं, पूर्ण 15 बताए गए हैं और अपूर्ण 14 बताए गए। मेरे तो ये बता दें, जो प्रस्तावित 29 जो स्वीकृत हुए हैं किन किन पंचायतों से हैं, इतना ही मेरा पूछना है। आखिर पिछला समय छोड़ देता हूँ मैं, समय पूरा हो रहा है। 1 करोड़ अभी इस बजट में 1 करोड़ मैचिंग ग्रांट राशि की गई है, तो उसमें क्या सरकार 1 करोड़ मैचिंग राशि क्या जनप्रतिनिधि या आरएससी के सियासी फंड देने पर ही क्या खर्च करेगी स्टेडियम पर या नहीं करेगी, यही बताएं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में या तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर 2 तरीके से खेल स्टेडियम ज़्यादातर सैंक्शन होते हैं। पहला बजट घोषणा के माध्यम से,
दूसरा विभाग के पास में एक बहुत शानदार योजना है, मेजर ध्यानचंद योजना, और ऐसी योजना की डिमांड 2 वर्ष पूर्व विधानसभा में कट मोशन पर चर्चा हुई थी। तो विधानसभा के सभी मान्य सदस्यों की ये इच्छा थी कि सभी ब्लॉक पर यदि स्टेडियम संभव नहीं तो ऐसी कोई योजना बने जिसे कुछ हम दें, कुछ सरकार दे। उसी के तहत विधायक कोष, मेंबर पार्लियामेंट कोष, कोई CSR, कोई लोकल बॉडी, पंचायत राज की, कोई नगर पालिका, आप वहां से सबसे मिलाकर जितना कोष ले आएंगे उसके बराबर में 1 करोड़ तक हाईएस्ट ये कैटेगरी कर दी गई है। पहले 25 लाख था, 1 करोड़ तक खेल विभाग की तरफ से मंत्री उसमें जी मिलाकर। कुर्सी इधर है जी साहब, तो 1 करोड़ तक जो भी ये राशि उपलब्ध कराएंगे उसकी सैंक्शन इनको मिल जाएगी सर। धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री गिरधारी लाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में साबतसर में लिकमीसर तैयार कैंप के मध्य सड़क का सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में श्री गोपीचंद मीणा जहाजपुर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर की सहकारी समितियों के चुनाव में प्रशासन की मिलीभगत से की गई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री प्रताप सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र छबड़ा की उप तहसील हरनावदा शाही जी को तहसील में क्रमोन्नत करने के संबंध में श्री अमीर सिंह बायल सदस्य की ओर से पोकरण फलसून बलोत्रा सिवानी सिंदरी पेयजल योजना से पचबदा क्षेत्र में जल आपूर्ति किए जाने के संबंध में श्री जब्बर सिंह साकला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आसिंद की ओजियाना इरास व उखलिया के राजकीय विद्यालयों के जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री धर्मेंद्र कुमार सदस्य की ओर से नगर पालिका रावतसर में बरसाती जल भराव के कारण क्षतिग्रस्त रिहायशी व व्यावसायिक भवनों का मुआवजा दिए जाने के संबंध में श्री जोराराम कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण करवाए जाने के संबंध में श्रीमती अनिता बघेल सदस्य की ओर से अजमेर नगर निगम द्वारा पट्टों के वितरण में की गई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अविनाश सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जेतायन में गंभीर पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नारायण बेनीवाल सदस्य की ओर से नागौर जिले के सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने एवं आरओबी निर्माण में विलंब से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री जगसीराम सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रेवदर के गांवों में स्टेट डिजास्टर्स रिलीफ फंड के अंतर्गत गांवों में विगत गर्मी के पेयजल परिवहन का भुगतान नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अर्जुनलाल जिनगर, श्री राजेंद्र राठौड़ एवं श्री ललित कुमार ओस्तवाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र कपासन में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम प्रताप कासनिया की ओर से प्रदेश में आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों के समतुल्य परिलाभ देने के संबंध में श्री संदीप शर्मा सदस्य की ओर से कोटा शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में श्री विठल शंकर अवस्थी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भीलवाड़ा में यूआईटी द्वारा बिना बजट पास कराए मनमाने ढंग से व्यय करने के संबंध में श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी सदस्य की ओर से प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवहेलना एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा संचालन की निर्धारित प्रक्रिया में परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राजकुमार रोत सदस्य की ओर से परिवहन अधिकारियों द्वारा वेणेश्वर मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशान किए जाने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री समाराम गरासिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पिंडवाड़ा में ऑनलाइन भूमि नामांतरण प्रक्रिया म्यूटेशन बाधित होने के संबंध में श्री बलराम पुनिया सदस्य की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतर पर लगी रोक को खुलवाने के संबंध में श्री मदन दिलावर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी के निवासियों को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराए जाने के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती अनिता बघेल, श्री अविनाश, श्री नारायण बेनीवाल, श्री अर्जुनलाल जिनगर, श्री विठल शंकर अवस्थी एवं श्री मदन दिलावर को अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं श्रीमती मनीषा पवार सदस्य की ओर से प्रदेश में संचालित गैर सरकारी बीएड कॉलेजों सीटीई संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों का शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री आकम अली खां सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में ट्रॉमा सेंटर में नवीन पद सृजित कर पद स्थापित करने के संबंध में श्री जेपी चंदेलिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पिलानी की उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने के संबंध में श्री सुरेश सिंह रावत की ओर से नगर परिषद पाली के कथित ठेकेदारों द्वारा की गई आत्महत्या के प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में श्री अमीर सिंह बायल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सिवाना के गांवों में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में चंद्रमान सिंह आख्या सदस्य की ओर से प्रदेश में विद्युत विभाग में कार्यरत ठेका श्रमिकों को स्थायी नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में श्रीमती सूर्यकांता व्यास की ओर से जोधपुर के राजकीय स्वामित्व के समस्त
हेरिटेज भवनों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार करने के संबंध में श्री बिहार लाल की ओर से सदस्य की विभिन्न क्षेत्रों के प्रवासी राजधानियों की सुरक्षा हेतु प्रदेश में अलग से सहायता प्रकोष्ठ स्थापना करने के संबंध में श्री गोविंद प्रसाद सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना में औद्योगिक इकाइयों का संचालन कर क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने के संबंध में श्री कन्हैयालाल सदस्य की ओर से किशनगढ़ आरआई मालपुरा हाईवे सड़क पर का किशनगढ़ आरआई से अजमेर सीमा की पुनः निर्माण करने के संबंध में श्री प्रतापलाल बील गमेती सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा की ग्राम पंचायत देवला को पंचायत समिति में क्रमबद्ध करने के संबंध में श्रीमती कृष्णा पुनिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर में फसल बीमा कंपनियों द्वारा अतिवृष्टि से हुए नुकसान का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सुमित गोदारा सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत लूनकरण शहर की भूमि को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज हेतु किए गए आवंटन को निरस्त करने के संबंध में श्री रामस्वरूप लामा सदस्य की ओर से प्रदेश के पंचायत समिति सदस्यों की मांगों पर विचार कर उन्हें अधिकार दिए जाने के संबंध में श्री नरेंद्र नागर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खानपुर के बकानी कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में। माननीय सदस्य 295 आज सब पढ़े हुए माने जाएंगे। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि 3 बजे प्रतिपक्ष की तरफ से अपना भाषण होगा और 4 बजे मुख्यमंत्री जी भाषण देंगे। 5 बजे सदन की कार्रवाई स्थगित होगी। सभी माननीय सदस्य बाहर जो हमारा गेट है वहाँ पर फोटो के लिए सभी माननीय सदस्य वहाँ आमंत्रित हैं। उसके बाद सभी माननीय सदस्य 7:15 बजे दोबारा इस सदन में एकत्रित होंगे जहाँ हमारे नव मनोनीत राज्यपाल माननीय श्री गुलाब चंद जी कटारिया के सम्मान में हम अपना फंक्शन करेंगे और उसके बाद डिनर होगा। इसलिए माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आज जो समय की कॉन्स्टेंट है उसमें अपनी बात को कहें। श्रीमती अनिता बदेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने प्रक्रिया के नियम 50 के तहत मुझे अजमेर नगर निगम में हुए पट्टों को लेकर के जो घपला हुआ है उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने का समय दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश के लोगों को राहत देने के लिए प्रदेश में 10 लाख पट्टे बांटने की घोषणा की थी, लेकिन अजमेर नगर निगम ने उसके अनुपात में 25% पट्टे भी नहीं बांटे और अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही आप देखेंगे तो ताज्जुब हो जाएगा कि अजमेर नगर निगम से खाली पट्टे चोरी करके फर्जी पट्टे नगर निगम से खाली पट्टे चोरी किए गए, नगर निगम की सील चोरी की गई और सील चोरी करके खाली पट्टे चोरी करके फर्जी पट्टे बनाए गए और ताजुब की बात है कि वो फर्जी पट्टे पंजीयन और रजिस्ट्रेशन विभाग से पंजीकृत भी हो गए और ऐसे 3 पट्टे नगर निगम को ध्यान में आए। पता नहीं और ऐसे कितने पट्टे होंगे जो फर्जी तरीके से बनाए होंगे और जिनको रजिस्ट्रेशन विभाग ने रजिस्ट्री भी उनकी करवा दी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूँ, नगर निगम के प्रशासनिक विभाग ने पहला जो है अनु कुमावत के नाम से सावन स्कूल के पास कोटड़ा में 70.55 वर्ग गज जमीन का पट्टा जारी किया। दूसरा गिरधारी के नाम से माहेश्वरी स्कूल के पास कोटड़ा में माहेश्वरी स्कूल के पास की जमीन बहुत कीमती जमीन है और उस पर 160 वर्ग गज का पट्टा जारी हुआ है। ऐसा ही तीसरा सुमन गहलोत के नाम से बैरवा बस्ती कोटड़ा में 227.10 वर्ग गज का क्षेत्रफल का पट्टा माननीय अध्यक्ष महोदय जारी हुआ है। ये तीनों पट्टे नगर निगम से खाली पट्टे चुरा करके जारी किए गए और इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय कोटड़ा के चौसाला खसरा नंबर 502 की वर्किंग जमाबंदी के नया खसरा 554 और 586 के मीन खसरा जो भी हैं जो नगर निगम को अप्रैल 2022 को ट्रांसफर हुए एडीए के माध्यम से, ये पूरी की पूरी जमीन पूरी तरह से रिक्त है, खाली है। लेकिन इस खाली जमीन पर 69A धारा के तहत खाली जमीन पर पट्टे जारी कर दिए फर्जी तरीके से उस पर कब्जा बता करके, जबकि उस पर कोई काबिज नहीं है। करोड़ों रुपए की ये जमीन है। 2200 वर्ग गज की जमीन पर 5 से 7 पट्टे जारी किए गए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जो फर्जीवाड़ा नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किया गया है, कम से कम ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को सजा मिले और जिन्होंने ये पट्टे चोरी करने का काम किया, खाली पट्टे चोरी करने का काम किया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करे ताकि आइंदा किसी अधिकारी कर्मचारी की हिम्मत नहीं हो इस तरह से खाली पट्टे चुरा करके और जारी करने का। इतना निवेदन माननीय श्री अविनाश। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मेरे जेतान विधानसभा क्षेत्र की गंभीर पेयजल समस्या के बारे में बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा
कि अभी राजस्थान सरकार ने बजट वर्ष जो 2023-24 से घोषणा की, उसके पैरा नंबर 106 से 112 में पेयजल के बारे में हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं के बारे में जानकारी दी है, घोषणा की है। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष महोदय निवेदन करूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र जेतारण के घोड़ावड़, दयालपुरा, पातूस, जुजंडा, सिंडला, कोटकाना, कालाकोट, ये ऐसे गांव हैं जहां पानी की समुचित पेयजल व्यवस्था नहीं है। और घोड़ावड़ एक ऐसा गांव है माननीय अध्यक्ष महोदय जहां 3 से 4 हजार की आबादी और पिछले 25 वर्षों से वहां किसी प्रकार की पाइपलाइन से पेयजल की सुविधा नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है। वहां मजबूरी के अंदर ग्रामवासी जो हैं 1 महीने के अंदर 3 से 4 टैंकर पानी के डलवाते हैं। एक टैंकर का पैसा कम से कम 700 से 800 रुपए में आता है। तो 1 महीने के अंदर आप कल्पना करें कि 3 से 3,500 रुपए अगर टैंकर पे खर्च करेंगे तो कैसे होगा। इसका समाधान के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करूंगा कि पड़ोस में बलाड़ा गांव है, वहां पानी की सुविधा है, उसके पड़ोस में बांजकुड़ी है, वहां सुविधा है। अगर वहां पाइपलाइन के माध्यम से उनको जोड़ दिया जाए तो घोड़ावड़ जैसा जो बड़ा कस्बा है, जो गांव है, ग्राम पंचायत मुख्यालय है, वहां पानी की समस्या हो जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार इस गंभीर विषय पर तुरंत एक्शन लेकर घोड़ावड़ ग्राम पंचायत और दयालपुरा जैसे जो गांव है वहां पानी की सुचारू व्यवस्था कराएं, ताकि जो गर्मी के मौसम में परेशानी होगी उससे निजात मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण बेनीवाल। आपने मुझे विधानसभा कार्य संचालन प्रक्रिया के नियम 50 के तहत बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आज आपके माध्यम से सरकार का ध्यान नागौर जिले में सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री काम में लेने वे नागौर शहर में आरओबी निर्माण कार्य तय सीमा पर पूरा नहीं होने से जिले वासियों को हो रही दुविधा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पत्रिका में बहुत बड़ी खबर है कि ठेकेदार को 15 महीने में करना था काम पूरा, 68 महीने बाद भी 35% अधूरा। आरओबी की सुविधा के नाम पर शहर 5.5 साल से झेल रहा दर्द। मैं माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी भी यहाँ बैठे हैं, मैं मांग करूंगा कि CRIF का जो बड़ा पैसा हमारी विधानसभा क्षेत्र को पिछली बार मिला, उसके अंदर मुंडवा से मेड़ता रोड, चांतरा मांदरा से 5 सीधा 34 किलोमीटर और मुंदियार से जोरावरपुरा 19 किलोमीटर लंबाई की जो सड़क बनी है, उसके अंदर भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया। ठेकेदार को, ऐसे व्यक्तियों को आप ब्लैक लिस्ट करें। और शहर के अंदर जो सड़कें बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब गुड गवर्नेंस की बात करते हैं और दिशा जैसी महत्वपूर्ण कमेटी ने भी वहां से ये भेजा है रिकमेंड के चीफ इंजीनियर लेवल के व्यक्ति से इसकी जांच करा के और इसके अंदर दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो मैं आपके माध्यम से ये सरकार से मांग करूंगा इस संवेदनशील मामले को दिखा के और जनता को न्याय दिलाएं। धन्यवाद। श्री अर्जुन लाल जंगर। माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, स्थगन पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। मेरे विधानसभा क्षेत्र तथा निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही घटनाओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र के भोपाल सागर पंचायत समिति ग्राम नीलोद में नारायण लाल जाट की 6 फरवरी 23 को जंगल में मार करके उसको डाल दिया, फिर मृतक के हाथ पीछे बांध करके उसको पेड़ से लटका दिया। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई पूरी नहीं की है, न हत्यारों का पता लगा है। दूसरी घटना, एक राजनीतिक घटना की तरफ जानकारी दे रहा हूँ। विधानसभा क्षेत्र निम्बाड़ा छोटी साड़ी, यहाँ पर लगातार 1 साल में राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं। पहली घटना 22 जनवरी 2022, सरपंच करणपुर कला, मृतक केरिंग मीणा, मृतक की बॉडी विद्यालय में मिली और मोटरसाइकिल 1 किलोमीटर दूर सरपंच को घसीट करके मारा। नंबर 2, 19 मार्च 22, बुरालाल मीणा ढाबड़ा, दोस्त सरपंच का चुनाव लड़ना और उसको कार से घसीट करके मारना। हत्या नंबर 3, 6 अप्रैल 22, विकास प्रजापत निवासी केसुंदा, दोस्त बीजेपी का झंडा उसके घर पर लगाना और मंत्री जी का भाई, सहकारिता मंत्री जी का भाई अरविंद आजना ने उसको मार करके, उसको थप्पड़ों से लट्ठू से मार करके उसकी हत्या कर दी। अभी अरविंद आजना जेल में बंद है। आरोप लगाए तो प्रूफ दे भाई। ये मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। अरविंद आजना अभी जेल में बंद है। तीसरी घटना, चौथी घटना 2 फरवरी 23 को विकास उर्फ बंटी आजना केसुंदा, उसको निम्बाड़ा की जेल के सामने गोलियों से बूंद करके मारा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एसपी को, चित्तौड़ को, राजन जी दुष्यंत ने इस मामले का खुलासा किया, अखबार में भी आया, उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की और हत्यारा
अजय पाल व उसके साथियों ने मिलकर के हत्या की। अजय पाल आंजना, एक तरफ तो पुलिस को धन्यवाद दे रहे हो, दूसरी तरफ लैंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हो, क्या बोल रहे हो? मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। वाइंड अप करें। एक मिनट में पूछताछ में उन्होंने बताया था कि अरविंद आंजना की मुलाकात अजय पाल आंजना से मुलाकात हुई जेल में। दोनों बात नहीं कर सकते। ना प्लीज, आप एक तरफ तो ले रहे हो कि भाई कानून व्यवस्था बिगड़ रही, दूसरी तरफ को पुलिस अच्छा काम कर रही है, क्या बातें कर रहे हो? मंत्री के भतीजे ने 15 लाख की सुपारी देकर प्लीज माने रिकॉर्ड नहीं होगा, गलत बात, गलत परंपरा नहीं है बेटा, प्लीज रिकॉर्ड नहीं होगा। श्री मदन दिलावर ना, प्लीज हो गया बेटे, प्लीज बेटे, अंकित नहीं होगा बेटे, प्लीज बेटे, सुनिए ना आप, प्लीज बेटे आप, अंकित नहीं होगा, सुनिए ना आप। क्या मैं आई विल नेम हिम मिस्टर राठौड़, आई हैव गिवन द एटीट्यूड, आई विल नॉट अलाउ इट। आई सेड यू, आपने बोलना था कानून व्यवस्था की, और किस पे आ गए आप? मतलब मैं करता हूँ भाई, आप कानून व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, आप पर्सनल आ जाते हैं। स्थगन प्रस्ताव अलाउ ही नहीं करूंगा मैं। मदन दिलावर। माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगंज मंडी तहसील के कुंभकोट और लक्ष्मीपुरा पंचायत के लगभग 8,000 निवासी हैं जो वहाँ निवास करते हैं। वहाँ की एक माइनिंग कंपनी है ASI, उनको पिछले कई सालों से, जो वहाँ 40-50 वर्षों से रह रहे हैं, उनको बिजली का कनेक्शन नहीं लेने देती है, पानी का हैंडपंप नहीं खोदने देती है, पानी की पेयजल पाइपलाइन नहीं बिछाने देती है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाने देती है, आंगनबाड़ी नहीं बनाने देती है, शौचालय नहीं बनाने देते। एक शौचालय उन्होंने बनाया कंपनी वालों ने नदी के ऊपर, तो उसमें अभी तक दर्जनों लोग गिर करके मर गए हैं। माननीय सभापति महोदय, गंभीर मामला है। इस बात को लेकर इन लगभग 10 लोगों ने FIR सुखेत थाने में दर्ज करवाई। सुखेत थाने में दर्ज करवाई तो सुखेत थाने में उसमें FIR लगा दी। मैं समझता हूँ FIR लगाना बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोग हैं अधिकांश, और उनके साथ इस प्रकार की जाति हो रही है, परंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इनके बयान भी नहीं लिए गए, और बयान 1-2 के लिए तो वह बयान जो उन्हें दिए थे वो दर्ज नहीं किए गए। ये एट्रोसिटी का मामला बनता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। उन्होंने जो मुकदमा दर्ज कराया था वह सुधीर बाबू, पवन सोनी, दीपक बाबू, वासु बाबू, AC गुप्ता और गोविंद गुप्ता के खिलाफ कराया था। लेकिन जो इतना अत्याचार, अन्याय होने के बाद अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर FIR लगा देना कहीं न कहीं हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये कंपनी के लोग मिले हुए बहुत पैसे वाले हैं। मेरे पास भी आए थे, बोला आप हमारी शिकायत करते हो तो आपको क्या चाहिए? लिखा उसी पे तो बोलेंगे, आप क्या बोलना चाहते हैं? प्लीज आप बोले। मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ कि हमको वहाँ पानी मिले, पेयजल मिले, बिजली मिले, वहाँ जो आम आदमी को सुविधाएं होती है वो सब मिले। और जो एक ये कहते स्टे के लिए नहीं है, मैं सबूत प्रस्तुत कर सकता हूँ, आप अनुमति दें तो मैं टेबल कर सकता हूँ कि उस पर कोई भी स्टे नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है, न वहाँ कोई माइनिंग के लिए वो लीज आवंटित है, फिर भी इस प्रकार किया जा रहा है। आप अनुमति दे तो मैं टेबल कर सकता हूँ। आपको मना नहीं। श्री विठल शंकर अवस्थी। मेरे भिलवाड़ा शहर में UIT है। उस UIT का बजट पिछले 2 सालों से पारित नहीं करवाया गया है, और UIT के हालात ये हैं, मन मर्जी का व्यवहार होता है, और जिस तरह से शहर से सारी कमाई करती है UIT, और पेरा पेरी के नाम पे दूसरी जगह पैसा लगाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में शहर उपेक्षित हो रहा है, और UIT में मनमाने तरीके से मुआवजे बांटे जाते हैं। कोई कानून UIT पे लागू नहीं हो रहा है। नगर परिषद द्वारा कितना पैसा बकाया है UIT में मांगते हैं, लेकिन बार बार मांगने के बाद भी UIT पैसा नहीं देती, और सारा बजट पेरा फेरी के नाम पे भिलवाड़ा शहर से बाहर लगाया जाता है। इसके कारण से पूरे शहर की व्यवस्था खराब हो रही है, और मेरा आपसे निवेदन है, एक तो UIT व्यवस्थात्मक रूप से बजट पारित करे। 2 साल से बजट पारित नहीं हुआ है,
रोज अखबारों में आता है कि बिना बजट पारित किए यूआईटी भीलवाड़ा द्वारा कार्य करवाए जा रहे हैं, मनमाने तरीके से करवाए जा रहे हैं। इसलिए इस पर रोक लगाकर पैसा शहर में व्यवस्थित रूप से विकास पे खर्च कराया जाए, यही निवेदन। धन्यवाद। सदन की मेज पर रखने वाले पत्राधीश श्री नियम समिति श्री संयम लोढ़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम समिति 2022-23 के प्रथम प्रतिवेदन को सदन की मेज पर रखता हूं। अधिसूचनाएं श्री रमेश चंद्र मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की 3 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। वित्तीय कार्य अनुपूरक अनुदान की मांग वर्ष 2022-23 वित्तीय संकलन का उपस्थापन एवं मतदान श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगे द्वितीय संकलन का उपस्थापन करता हूं। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 2 मंत्रिपरिषद के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,27,95,000 तक की राशि को प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो पक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 3। प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3 सचिवालय के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,06,96,58,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 4। प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 4 जिला प्रशासन के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,22,92,000 तक की राशि को प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग स्वीकार करने तो हाँ तो बोलना पड़ेगा ना। मांग संख्या 5। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5 प्रशासनिक सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,40,59,09,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 6। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6 न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,91,04,20,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 7। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7 निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,92,49,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 9। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9 वन के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,78,29,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 10। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 10 विविध सामान्य सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,55,13,33,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 11। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11 विविध सामाजिक सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,57,99,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 12। प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12 अन्य कर के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,90,79,38,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 15। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15 पेंशन वो एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये
13 अरब 12 करोड़ 3,64,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहे हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 16 प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16 पुलिस के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4 अरब 14 करोड़ 66,82,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहे हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 17 प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17 कारागार के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 35 करोड़ 18,95,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 18 प्रश्न एक अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18 जनसंपर्क के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 73 करोड़ 36,10,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहे हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 19 प्रश्न एक अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 लोक निर्माण के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 59 करोड़ 12,84,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहे हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 20 प्रश्न एक अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20 आवास के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2 करोड़ 55,03,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहे हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 21 प्रश्न एक अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21 सड़क एवं पुल के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5 अरब 23 करोड़ 73,59,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहे हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 22 प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22 क्षेत्र का विकास संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहे हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 24 प्रश्न एक अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24 शिक्षा कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23 अरब 94 करोड़ 44,16,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, पक्ष में ना कहे हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 25 प्रश्न एक अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25 कोषागार एवं लेखा प्रशासन के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहे हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 26 प्रश्न एक की अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल को रुपये 6 अरब 4,37,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। तो पक्ष में वहाँ कहें, पक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 27 प्रश्न एक अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27 पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 86 करोड़ 40,86,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहे हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 28 प्रश्न एक अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1 अरब 82 करोड़ 83,19,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहे हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 29 प्रश्न एक अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22 अरब 45 करोड़ 53,90,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहे हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 30 प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30 जनजातीय क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 59,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहे हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई।
मांग संख्या 32 प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32 नागरिक आपूर्ति के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,95,64,54,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जिता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 33 प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,70,18,54,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, पक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जिता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 34 प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,38,38,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, तो पक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जिता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 35 प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,84,57,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जिता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 37 प्रश्न एक अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37 कृषि के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जिता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 38 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38 लघु सिंचाई तथा भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,42,41,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जिता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 39 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,09,93,31,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जिता मांग स्वीकार की। मांग संख्या 41 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 34,25,02,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जिता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 42 प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42 उद्योग के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,87,87,82,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जिता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 43 प्रश्न एक अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43 खनिज के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जिता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 46 प्रश्न एक अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46 सिंचाई के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जिता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 47 प्रश्न एक अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47 पर्यटन के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 95,40,55,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, हाँ पक्ष जिता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 48 प्रश्न एक अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48 विद्युत के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,02,84,07,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जिता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 49 प्रश्न एक अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 83,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जिता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 51 प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट
योजना के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 56,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। आसन मांग बंद करेगा। राजस्थान विनियोग संख्या विधेयक 2023 शांति कुमार धारीवाल प्रस्तावित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ गए, जो पक्ष में ना गए। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करता हूं। शांति कुमार धारीवाल प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2023 को विचाराधीन लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2023 को विचारार्थ लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सदन राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2023 पर विचार कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, अभी इस बिल के माध्यम से कंसोलिडेटेड फंड से 48,332 करोड़ 27,03,000 रुपए की और अतिरिक्त राशि लेने की आज्ञा के लिए ये प्रस्ताव आया है। मैं सदन का ध्यान 2022-23 के जिस बजट के आधार पर ये अप्रोप्रिएशन बिल आया है, उसमें जो राजस्व घाटा था उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। यह है बजट भाषण 2022-23 पेज 119। आपका राजस्व घाटा है 23,448 करोड़ रुपया। अगर ये राशि, जिस राशि का अतिरिक्त रूप से मंत्री महोदय आज आप सदन से आज्ञा ले रहे हो, इस राशि को राजेंद्र जी आप जानते हैं, आप देखें साहब, इट्स ए पास्ट प्रैक्टिस दैट वी नेवर डिस्कस दिस थिंग्स इन हाउस, वी जस्ट पास बाय मूवमेंट। मैं समझता हूं कि जब आप बजट के बाद आएंगे उसमें चर्चा करें, उसमें तो कुछ। अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे आज्ञा आपकी चलेगी, तो आप और मैं दोनों बराबर के साथी हैं। लेट अस नॉट ब्रेक द ट्रेडिशंस, द पुरानी ट्रेडिशन। अध्यक्ष, अगर आप विराजत में 5 मिनट में बात करें। अध्यक्ष महोदय, रिकॉर्ड में भाई शो है रोंग। नहीं, रिकॉर्ड में कोई अध्यक्ष, आप ही की बात कोट करो। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन के अंदर श्रीमान इसी सीट पर विराजे थे, इसी तरह विनियोग विधेयक प्रस्तुत हुआ था, श्रीमान ने इसी तरह ऐतराज किया था जिस तरह मैंने किया है, और उसके बाद उस पर डिस्कस हुआ था। आप अगर सदन आज्ञा नहीं देगा, आसन आज्ञा नहीं देगा, मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। पर अध्यक्ष महोदय, 48,332 करोड़ का पैसा और ले रहे हैं। माननीय सदस्य, कोई परंपरा जो है उसको तोड़ के कोट करके और परंपरा तोड़ना जारी रखना अपने को, मैं समझता हूं कि अब जो चीजें हैं उसको समझना चाहिए। जो आप मुझे कोट करें, मुझे जानकारी है, और मैं इसीलिए आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि ये सदन की परंपरा रही है कि हम एप्रोप्रिएशन स्टेज पर बिल नहीं करते, जब मुख बंद होता तब इसे बिना बहस के पास किया जाता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें चर्चा नहीं करें और हम इसको बिल को पास करें। अध्यक्ष महोदय, चर्चा नहीं करूंगा, अध्यक्ष महोदय एक निवेदन करूं, एक आधा मिनट के लिए, आधा मिनट, तीन शब्दों के लिए बोलूंगा, चौथा शब्द बोलूं तो बैठा दे। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहूंगा कि आगे से कार्रवाई जब भी ये निकले ना अपनी, उसमें नीचे, इसके नीचे भी मुख बंद का प्रयोग लिख देते तो शायद इतने कागज पाने लाने की जरूरत नहीं थी। बस इतनी। धन्यवाद। राजस्थान विनियोग विधेयक 2023 पुनर्स्थापित करने की आज्ञा हो गया। आपने विचार अर्थ लिया जाए। मान्य प्रस्ताव रखेंगे। प्रश्न ये कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2023 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में वहां, जो पक्ष में ना गए, जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, विधेयक को विचार दिया गया। खंड से विचार। खंड 2 व 3। प्रश्न ये कि खंड 2 व 3 को स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, खंड 2 व 3 स्वीकार किए गए।
अनुसूची, प्रश्न ये है कि अनुसूची स्वीकार की जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। अनुसूची स्वीकार की गई। खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि, प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि स्वीकार किए गए। श्री शांति कुमार धारीवाल प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2023 को पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग विधेयक 2023 को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2023 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, राजस्थान की हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2023 को पारित किया गया। आय व्यय अनुमान वर्ष 2023 पर वाद विवाद। माननीय सदस्य, फिर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि हमें 3 बजे माननीय विपक्ष के जो सदस्य वो बोलेंगे, उनको समय देना है। 3 बजे के पहले पक्ष और विपक्ष के साथी समयानुसार अपनी बात को कहें। श्री रोहित बोरा। धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके बाद आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात यहां से रखना शुरू करता हूं कि जब तक केंद्र सरकार के बजट पर बात नहीं होगी, तब तक हम अपना राज्य के बजट पर प्लीज हम अपना संबोधन करना उचित नहीं समझता हूं। अभी हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पास करा, उसमें अमृतकाल का जिक्र करा। अमृतकाल चल रहा है, सबका साथ सबका विकास होने की बात करी। आप सबको पता है कि यह मित्र काल चल रहा है। मित्र काल में सिर्फ एक आदमी का विकास हुआ। 2008 में जिसकी नेटवर्थ 48,000 करोड़ थी, उसकी नेटवर्थ लास्ट ईयर 15,20,000 करोड़ सिर्फ एक फैमिली की, एक अधिकारी, एक परिवार की सिर्फ ये नेटवर्थ हुई। तो ये मित्र काल है, ये अमृत काल नहीं है। यदि मित्र काल चल रहा होता है, समझ तो लो। बजट में आप अपनी बात कर रहे थे, आप अपनी बात कर रहे थे, पूछ लो इनसे, आप अपनी बात कर रहे थे, 75,000 आप अपनी बात कर रहे थे। लेनों में कौन चेहरे पर देखो जरा। दोनों को बुला दे बेल में, मैं फिर हमारा काम भी खत्म हो जाएगा। माननीय राजन जी राठौड़ साहब, आप स्वयं जानते हैं कि जीएसटी आने के बाद किसी भी स्टेट में फाइनेंस डिवॉल्व होते हैं सेंटर से, वो तो अभी अपनी बात स्टार्ट कर रहे हैं। अभी से आपको चिंता क्यों कर रहे हैं? तो माननीय सदस्य। धन्यवाद स्पीकर महोदय। पिछले 2 सालों में जब से कोरोना आया है, तब से जो फिगर केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिए हैं, 1.12 लाख, मतलब 1,12,000 वेज अर्नर्स ने सुसाइड करा है। ऐसा अमृतकाल जो ये सरकार, केंद्र सरकार चला रही है, तो भगवान ही बचाए कि 1.12 लाख लोगों का अमृतकाल में किस तरह से उनने भला करा है। आप हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं। हंगर इंडेक्स की बात करें तो हमारा स्थान 101 स्थान पर था 109 देशों में। हंगर इंडेक्स इस बार हमारे को 107वें स्थान पर लेके आ गया। क्या यही अमृतकाल की बात हम करना चाह रहे हैं? किस तरीके से ये बजट दिया जा रहा है और किस तरह से गरीब आदमी जो और गरीब होता जा रहा है, ऐसा अमृतकाल चल रहा है। और एक अडानी जी ने वो गाना भी गाया था मेरे ख्याल से, ओ नहीं, अडानी जी ने नहीं, सॉरी, अडान सानी ने एक गाना गाया था कि हम सबको लिफ्ट करा दे, गाड़ी बंगला कार दिला दे।
तो मैं तो ये कहता हूं, अमृतकाल में यदि ऐसा होता तो आज हम मित्रकाल की बात ही नहीं करते, हम तो अमृतकाल की हम भी आपके साथ ये बात करना चाहते थे, बट आप ये करना ही नहीं चाहते हो। आप तो सिर्फ एक ही आदमी को फायदा पहुंचाना चाहते हो। ये मैं अकेला नहीं बोल रहा, पूरा देश बोल रहा है। आज यदि हम बात करें केंद्रीय बजट की, 45 लाख करोड़ रुपए का उनका एक्सपेंडिचर है और हमारा क्या, और जिस पर ग्रोथ आई है 7.5% की। यदि हम इन्फ्लेशन को अकाउंट में लें तो लास्ट ईयर का बजट और इस साल के बजट में इन्फ्लेशन के बाद कोई डिफरेंस नहीं आया है। इसी तरह से राजस्थान सरकार का यदि हम बजट लेते हैं तो हम 2.97 लाख करोड़ का खर्चा करते हैं, विच हैज इंक्रीज्ड बाय 7.1%। 7.1% की बात करते हैं तो ये भी इन्फ्लेशन से हम लगाएंगे तो करीब करीब जो पिछले साल हमने खर्च करा था वही हम इस साल खर्च कर रहे हैं। इसी तरह के रिसीट का है, इस साल रिसीट में केंद्र सरकार को 17.16 लाख करोड़ मिलेंगे। उनने ये बताया कि हमारे को 11.17% इंक्रीज होगा ओवर द रिवाइज्ड एस्टिमेट। और इसी तरीके से राजस्थान सरकार ने भी जो अपना बजट पेश करा उसके अंदर 2.34 लाख करोड़ का इंक्रीज आया और वो भी करीब करीब 8.4% का, तो कोई डिफरेंस नहीं। अब हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें साहब, रेवेन्यू डेफिसिट केंद्र सरकार का 2.9% ऑफ जीडीपी है। राज्य सरकार ने जो बजट दिया उसका रेवेन्यू डेफिसिट 1.6% ऑफ जीडीपी है। ये अब आप सबको विदित है कि रेवेन्यू डेफिसिट किसका कम है, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का। इसी तरह से फिस्कल डेफिसिट की बात करें, हमने फिस्कल डेफिसिट अपने पेपर्स में भले ही 4% दिखाया हो, बट वो 4% नहीं है। एफआरबीएम एक्ट की तरह के तहत हमें 3% प्लस पावर रिफॉर्म्स में 0.5% हमारे को मिलेगा। हमने